नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आज आप लोगों के लिए लाया हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित इग्नाइटेड माइंड्स तेजस्वी मन का हिंदी ऑडियो। तो आइए सुनते हैं इसका दूसरा भाग, हमें हमारा आदर्श दो। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है, हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली, क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना, जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। मेरी ऐसी पहली बैठक त्रिपुरा के एक हाई स्कूल में आयोजित हुई। बैठक में लगभग 500 छात्र और अध्यापक मौजूद थे। भारत को विकसित देश बनाने की राष्ट्रीय परिकल्पना पर मेरे विचार सुनने के बाद कई सवाल उठे, जिनमें से मैं 2 पर यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। पहला सवाल था, हम अपना आदर्श कहाँ से चुनें और आपको कोई आदर्श कैसे मिल सकता है। हमें भले ही इस बात की जानकारी हो या नहीं, मगर यह सच्चाई है कि अपने बचपन से लेकर जीवन के अगले तमाम चरणों में हम अपने आदर्श बनाते रहते हैं। मैंने उनसे कहा, जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो एक खास उम्र तक, मसलन 15 साल तक, आपके सर्वोत्तम आदर्श आपके पिता
या माता अथवा आपके अध्यापक हो सकते हैं। मेरे विचार से यही वे लोग होते हैं जो उस अवधि में आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैंने वहां उपस्थित अध्यापकों और अभिभावकों से कहा कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत रूप से भी मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे का सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित संपूर्ण विकास इन लोगों के माध्यम से ही होता है। मेरे अपने घर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो अपने माता पिता को हर रोज 5 बार नमाज अदा करते हुए देखता था और देखता कि अपनी साधारण माली हालत के बावजूद वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते। मेरे अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने ही मेरे पिता को इस बात के लिए तैयार किया कि पैसे की तंगी के बावजूद वे मुझे स्कूल पढ़ने भेजें। हर अभिभावक का इस बात के लिए राजी होना महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों को नेक इंसान बनाने की कोशिश करें। ज्ञानवान और परिश्रमी इंसान अध्यापक को, जो कि बच्चों के सीखने और ज्ञान की दुनिया का झरोखा होता है, उनमें रचनात्मकता का संस्कार डालने के लिए उनका आदर्श बनना होगा। यह त्रिकोण ही वह आदर्श बनाता है जिसकी कल्पना मैंने की है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर अभिभावक और अध्यापक युवाओं का जीवन संवारने के लिए आवश्यक समर्पण की भावना रखें तो भारत को एक नया जीवन मिल सकता है। जैसा कि कहा भी गया है, अभिभावकों के पीछे स्कूल खड़ा होता है और अध्यापक के पीछे होता है घर। शिक्षा तथा अध्यापक छात्र संबंध को व्यापारिक दृष्टि से देखने की बजाय राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखकर देखना होगा। उपयुक्त शिक्षा हमारे युवकों में गरिमा तथा आत्मसम्मान की भावना का पोषण करेगी। ये वे गुण हैं जो कोई कानून तैयार नहीं करवा सकता। इन्हें तो हमें खुद से ही पैदा करना होगा। बच्चों को यह जवाब सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि अभिभावकों तथा अध्यापकों ने इससे क्या संदेश लिया। एक लड़की ने गंभीरता से पूछा, हर रोज हम अखबारों में आतंकवादियों के बारे में पढ़ते हैं या माँ बाप को इस विषय पर बात करते हुए सुनते हैं। ये कौन होते हैं? क्या ये हमारे ही देश के लोग हैं? इस सवाल ने सचमुच मुझे झकझोर दिया। मैं खुद इसका जवाब तलाश रहा था। वे हमारे अपने लोग हैं। कभी कभी हम राजनीतिक और आर्थिक अलगाव से उन्हें पैदा करते हैं, या फिर वे कट्टर लोग हो सकते हैं जिन्हें कभी कभी हमारे दुश्मन देश भड़काते हैं ताकि आतंकवाद के जरिए सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जा सके। मैंने श्रोताओं की तरफ देखा, अपने आसपास बैठे लोगों को देखा, अध्यापकों को देखा और यहाँ तक कि जवाब के लिए आसमान तक को ताका। मैंने कहा, बच्चों, मुझे हमारे महाकाव्यों रामायण और महाभारत की याद हो आई है। रामायण में दिव्य चरित्र राम और राक्षस रावण के बीच युद्ध हुआ था। एक लंबा युद्ध था जिसमें आखिरकार राम की जीत हुई थी। महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। उसमें भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई में धर्म की ही जीत हुई थी। युद्ध कई होते हैं, लेकिन अंततः विजय शांति की ही होती है। हमने अपने समय में भी अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध देखे हैं। उदाहरण के तौर पर दूसरा महायुद्ध। मुझे लगता है कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ कायम रहेंगी। सर्वशक्तिमान इन दोनों की ही कुछ हद तक मदद करता है। संपूर्ण मानव इतिहास में यह सवाल ही मुख्य रूप से छाया रहा है कि किस प्रकार आध्यात्मिक विकास के जरिए इस बुराई को कम से कम किया जा सके। एक अन्य अवसर पर मैंने तमिलनाडु में दिंडीगुल के सेंट मैरीज स्कूल की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित समारोह में एक विशाल सभा को संबोधित किया। वहां बहुत से बच्चे मुझसे मिलना चाहते थे और उनमें से 2 ऐसे थे जो तत्काल मुझसे जवाब भी चाहते थे। एक ने पूछा, मैंने आपकी पुस्तक अग्नि की उड़ान पढ़ी है। आप हमेशा सपने देखने का संदेश ही देते हैं, ऐसा क्यों? जवाब में मैंने बच्चों से यह दोहराने को कहा, स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न। स्वप्न ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। मैंने उनसे कहा, दोस्तों, अगर स्वप्न ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार भी जन्म नहीं लेंगे और विचारों के न रहने से कोई कर्म भी हमारे सामने नहीं आएगा। इसलिए अभिभावकों और अध्यापकों को बच्चों को स्वप्न देखने की इजाजत देनी ही चाहिए। स्वप्नों
पर ही सफलता टिकी होती है। हालांकि कभी कभी कुछ कुछ असफलताएं आ सकती हैं तथा देरी भी हो सकती है। एक अन्य लड़के ने मुझसे पूछा, दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन रहा होगा? यह सुनकर मुझे ख्याल आया कि विज्ञान की पूरी सत्ता ही सवालों पर टिकी है। जिज्ञासु प्रश्न ही विज्ञान की बुनियाद है। और जैसा कि माता पिता तथा अध्यापक बखूबी जानते हैं कि बच्चे अंतहीन सवालों के स्रोत होते हैं, इसलिए बच्चा ही प्रथम वैज्ञानिक रहा होगा, मेरा जवाब था। इस पर जमकर तालियां बजी। बच्चों को सोच विचार का यह अलग तरीका खूब भाया। अभिभावक और अध्यापक भी इस जवाब को सुनकर मुस्कुरा दिए। असम यात्रा के दौरान मैं तेजपुर गया। वहां मैं तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने और मुझे प्रदान की गई डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने के लिए गया था। दीक्षांत समारोह के बाद मैंने स्कूली बच्चों से मिलने के लिए कुछ समय निकाला। मेरे भाषण का मुख्य विषय था अदम्य आत्मा। मेरा भाषण पूरा होते ही युवाओं ने मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए मुझे घेर लिया। हस्ताक्षर देने के बाद मेरे सामने दो दिलचस्प सवाल आए। पहला सवाल था कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, जिसमें ज्यादातर बाढ़ आई रहती है, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे पानी की कमी वाले राज्यों को क्यों नहीं दिया जा सकता? सिर्फ बच्चों को ही ऐसे विचार सोच सकते हैं, बड़े होने पर तो ज्यादातर असंभव ही दिखाई पड़ता है। यह सवाल इतना जबरदस्त था कि मैं अवाक रह गया और मुझे पूरा भरोसा था कि प्रधानमंत्री तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब इस बच्चे को कैसे समझाया जाए कि नदियां राज्यों का विषय हैं और हमारे राज्य अपने नदी जल को लेकर हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो नदियां कभी न कभी उन्हें समृद्ध बना देंगी, उनका पानी फिलहाल तो समुद्र में गिरकर बर्बाद हो रहा है और कमोबेश हर साल बाढ़ ला रहा है। आखिर जवाब कैसे दिया जाए? मैंने कहा, इंडिया विजन 2020 में युवाओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे विभिन्न राज्यों की नदियों को आपस में जोड़ने का महान अभियान शुरू करें। निजी तौर पर भी मेरा मानना है कि युवाओं के पास सबसे शक्तिशाली उनकी उर्वर मेधा होती है। उनकी खुली सोच ही अफसरशाही की नकारात्मकता तथा कुछ राज्यों की स्वार्थपरक नीतियों को पछाड़कर देशवासियों को समृद्ध बना सकती है। यहाँ तक कि देश के युवा राज्यों तथा केंद्र के बीच समन्वय में भी सुधार ला सकते हैं। एक देशव्यापी चेतना आएगी और निश्चित रूप से एक दिन वे ऐसा कर पाएंगे। एक अन्य छात्र ने भी मुझसे ऐसा सवाल किया, जिसका तत्क्षण कोई जवाब मेरे पास नहीं था। उसने पूछा, सर, किसी भी क्षेत्र के बड़े नेता हमसे बात करने के लिए नहीं आते। हम अक्सर टीवी पर प्रधानमंत्री को चेन्नई, लखनऊ और अन्य कई जगहों पर जाते देखते हैं, लेकिन वे कभी यहाँ नहीं आते। हम चाहते हैं कि वे यहाँ आएं ताकि हम उनसे बात कर सकें। मैं देश के नेताओं के साथ संवाद कायम करने की उनकी उत्कंठा देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मैंने उनसे कहा कि जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो तुम्हारे इन विचारों की चर्चा नेताओं से करूंगा और तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। बाद में मैंने इस घटना का जिक्र प्रधानमंत्री जी से किया। उन्होंने इससे सहमति जताई और कहा, बच्चे अब मुझसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। हो सकता है सुरक्षा का दायरा ही इस अलगाव की वजह हो। मेरा विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से अनुरोध है कि जीवन के मकसद की अपनी समझ को बेहतर बनाने तथा बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उनके साथ मेलजोल बढ़ाएं। झारखंड राज्य के गठन के बाद मैं कई बार वहां गया हूं। जब मैं वहां गया, उन प्रचुर संसाधनों को देखकर दंग रहे बिना नहीं रहा, जिनका इस्तेमाल वहां नहीं किया गया है। ऐसा किया जाए तो इससे राज्य के खजाने में कई गुना वृद्धि होगी। बोकारो स्थित श्री रामकृष्ण हाई स्कूल में मैंने लगभग 3000 स्कूली बच्चों को संबोधित किया। उनकी बनाई पेंटिंग्स, खिलौने और अन्य सामान को देखकर उनकी प्रचुर रचनात्मकता की झलक मुझे मिली। उनके साथ बातचीत के क्रम में एक छात्र ने मुझसे पूछा, झारखंड में चारों तरफ हरियाली है, यहाँ वन, झरने और पहाड़ियां हैं, लेकिन राजस्थान में रेगिस्तान क्यों है? इस सवाल को सुनकर मुझे वैसा ही एक अन्य प्रश्न याद आ गया
जो असम में मुझसे किया गया था। ब्रह्मपुत्र के पानी को तमिलनाडु और राजस्थान में क्यों नहीं ले जाया जा सकता? मैंने उत्तर दिया, आप जानते हैं कि 20 साल पहले राजस्थान में उस हद तक खेती करना संभव नहीं था जितना आप आज वहां देखते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद से वहां कई स्थानों पर कृषि संभव हुई है। इंसान के लिए रेगिस्तान को भी उपजाऊ भूमि में बदलना संभव है। मैंने वही दोहराया जो मैंने असम में बच्चों से कहा था। भारत के लिए यह सबसे बड़ा अभियान होगा कि उसकी नदियों को इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि पानी की कमी वाले राज्यों को भी पानी मिल सके। इस मामले में दूरदृष्टि की जरूरत है। जब आप बड़े होंगे तो हो सकता है कि इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में और इन विचारों को साकार रूप देने वालों में आप भी हों। एक बच्चा बहुत ही गंभीर भाव चेहरे पर लिए मेरे पास आया और उसने पूछा, सर, क्या आपका अग्नि प्रक्षेपास्त्र 7 समुद्रों को लांघकर अमेरिका तक पहुंच सकता है? मैं इस विचार पर पहले थोड़ा तो हैरान हुआ, फिर कहा, हमारे लिए कोई भी देश दुश्मन नहीं है जो हम उस पर अग्नि का वार करें। खास तौर पर अमेरिका तो हमारा दोस्त है। अग्नि हमारी ताकत का प्रतीक है। वह यह दर्शाता है कि भारत के पास भी भरपूर क्षमताएं हैं। अपनी कटक यात्रा के दौरान मैंने स्वर्गीय न्यायाधीश हरिहर महापात्र के जन्मदिवस समारोह में भाग लिया। मैं वहां न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के निमंत्रण पर गया था। मेरे लिए यह जानना सुखद था कि स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात देश के लिए जो पहली राष्ट्रीय परिकल्पना थी, उसने हरिहर महापात्र को महान पुरुष बना दिया था, जो 92 वर्ष तक जीवित रहे और उन्होंने कटक नेत्र अस्पताल तथा उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना की एवं गरीबी उन्मूलन के लिए कई स्तरों पर सतत प्रयास किए। उड़ीसा में प्रकाशित मेरी जीवनी भी वितरित की गई। मेरे भाषण के बाद युवाओं की भीड़ ने मुझे घेर लिया और कई सवाल किए। पहला सवाल था, सर, हमें बताएं कि आपकी वे पसंदीदा पुस्तकें कौन सी हैं जिन्होंने आपकी सोच विकसित की। मैंने बताया, 4 पुस्तकें मेरे हृदय के काफी करीब हैं। मैं उन्हें पढ़ना पसंद करता हूँ। पहली पुस्तक नोबेल पुरस्कार विजेता एवं दार्शनिक डॉक्टर एलेक्स कैरल की लिखी मैन द अननोन है। इस पुस्तक में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी बीमारी की स्थिति में मस्तिष्क एवं शरीर दोनों का साथ साथ इलाज किस प्रकार करना चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आप एक का इलाज करते हुए दूसरे की उपेक्षा नहीं कर सकते। खास तौर पर उन बच्चों को यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। वे इसे पढ़कर समझ सकेंगे कि मानव शरीर एक यांत्रिक प्रणाली भर नहीं है, बल्कि एक जटिल और संवेदी प्रतिक्रिया प्रणाली से युक्त चेतन तंत्र है। वह है तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल। उसमें जीवन के उत्कृष्ट नियमों का संकलन है। तीसरी पुस्तक लिलियन आइसलर वाटसन की लाइट्स फ्रॉम मैनी लैम्प्स, जिसने मुझे काफी प्रभावित किया है। उसमें यह बताया गया है कि हमें कैसे जीना चाहिए। पिछले 50 वर्षों से यह पुस्तक मेरा मार्गदर्शन कर रही है और पवित्र कुरान तो मेरी साथी है ही। गुजरात के आनंद में स्कूली बच्चों को जब मैं संबोधित कर रहा था तो एक तेज तर्रार बच्चे ने बेहद होशियारी भरा सवाल किया, हमारा दुश्मन कौन है? मुझे सवाल पसंद आया और मैंने अन्य बच्चों से इसका जवाब देने को कहा ताकि उनके विचार भी सामने आ सकें। तब एक जवाब सामने आया कि गरीबी हमारा दुश्मन है। उस छोटी बच्ची जिसका जिक्र मैंने समर्पण में किया है ने कितनी समझदारी वाला जवाब दिया था। एक अंतिम सवाल जिसका उल्लेख मैं यहाँ कर रहा हूँ एक अन्य बच्चे के उर्वर दिमाग की उपज था। मुझे यह बताएं कि क्या पाकिस्तान के हथियार भारत के हथियारों के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं? मैंने उस बच्चों से पूछा कि उसके दिमाग में यह संदेह ही कैसे पैदा हुआ। उसने बताया कि मीडिया में देखी सुनी खबरों की वजह से उसे ऐसा लगता है। दरअसल हमारे देश की यह अनोखी विशेषता है कि हम अपनी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं। हो सकता है कि आनुवंशिकता के कारण ऐसा होता हो। मैंने कहा,
भारत किसी भी प्रकार के प्रक्षेपास्त्र तथा परमाणु हथियार बना सकता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो दुनिया के मात्र 4 देशों के पास है। इसलिए तुम अपने मन से इस प्रकार के सभी संदेहों को निकाल दो। जब मैंने ऐसा कहा तो उसके चेहरे पर संतोष का भाव दिखाई दिया। अब तक 50,000 स्कूली बच्चों से मिलने के क्रम में मुझसे सैकड़ों सवाल किए गए हैं और उनमें से केवल 11 सवाल ही मैंने यहाँ चुने हैं। इन सवालों से बच्चों की मासूमियत की झलक मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्पष्ट होता है वह यह है कि एक मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र में रहने की उनकी कितनी अधिक इच्छा है। बच्चों के बीच बिताए सत्र के बाद मैंने महसूस किया कि उनके लिए आदर्शों का होना कितना जरूरी है, भले ही वह विज्ञान, उद्योग, खेल, मनोरंजन या किसी और क्षेत्र के ही क्यों न हो। अब सवाल उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को कोई आदर्श दे सकते हैं और कैसे। नई सहस्राब्दी की सुबह इस खबर के साथ हुई कि मानव जीनोम की गुत्थी सुलझा ली गई है। हमें यह भी पता लग चुका है कि आज के मनुष्य के शरीर में जो 30,000 गुणसूत्र हैं, यह गुणसूत्र कमोबेश वैसे ही हैं जैसे कि लाखों वर्ष पूर्व पाषाण युग के हमारे पूर्वजों के थे। अन्य गुणों के अलावा जो एक महत्वपूर्ण गुण हमें उनसे मिला है वह है उपलब्धियों की चाह। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति ने हमारे भीतर यह भाव भरा है, क्योंकि प्रजनन की आवश्यकता, पेट भरने और प्यास बुझाने की आवश्यकता तथा सांस लेने की आवश्यकता की तरह ही उपलब्धि हासिल करने की जरूरत भी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इतिहास साक्षी है कि उपलब्धियों की भूख बेहद उन्नत स्तर की रही है और निसंदेह यह सबसे ताकतवर है। हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, मगर यही हमारे अधिकांश अनुभवों का आधार रही है। सबसे अहम बात तो यह है कि इसके बगैर हम में सीखने या विकास करने अथवा अधिक बेहतर बनने की चाह ही कैसे पैदा होती। मैंने डॉक्टर विक्रम साराभाई की अंतर्दृष्टि को पिछले 3 दशकों के दौरान निरंतर और समन्वित उपलब्धियों में प्रस्फुटित होते हुए देखा है। ऐसी उपलब्धियों तथा अन्य किसी भी प्रयास में सीमाओं से आगे निकलने की यही इच्छा प्रगति के पीछे कार्यरत होती है। जब हम प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं तो हमारे आदर्श ही मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। विक्रम साराभाई की वैचारिक ताकत ही ऐसी थी कि दूसरे लोगों ने उनकी दूरदर्शिता को अपनाया और उनके न रहने पर भी उनकी सोच को कार्यान्वित कर दिखाया। आपके लिए कोई भी और आदर्श बन सकता है जिसकी आप तारीफ करते हों, कोई खिलाड़ी, कोई अध्यापक, सफल उद्यमी वगैरह। हाल ही में मैं एक किंवदंती बन चुके व्यक्तित्व से मिला जो अपने आप में आदर्श है। लता मंगेशकर अपने पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति में आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता कर रही थी। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और मुझे गर्व हुआ जब उन्होंने पुणे में 450 बिस्तरों वाले दीनानाथ अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने के लिए मुझसे कहा। उद्घाटन से पहले मैंने अस्पताल का दौरा किया। मुझे पता चला कि अस्पताल में करीब 30% मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अपनी दौलत और शोहरत के बावजूद वे यह बात नहीं भूली थीं कि दूसरों के दुख दर्द दूर करने के लिए जितना बन पड़े उतना प्रत्येक को करना चाहिए। रेडियो पर बजते उनके गीतों ने दशकों से अनगिनत दिलों को सुकून पहुंचाया है। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान उनके गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों ने पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया था। करोड़ों लोगों के मन को छू लेने का काम गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। हमारे आदर्श उस कार्य पर ही केंद्रित रहने में हमारी मदद कर सकते हैं जो बतौर व्यक्ति, समूह अथवा एक देश के रूप में हमारे लिए उचित हैं। वे हमें बड़ी से बड़ी सफलताओं तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम कुछ एक लोगों की सफलता देखकर ही बह गए हैं, लेकिन जो हम वस्तुतः कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं
उसकी तुलना में यह बेहद कम और नाकाफी है। प्राचीन भारत ज्ञान से परिपूर्ण समाज था और कई बौद्धिक अभियानों, विशेषकर गणित, चिकित्सा और खगोल विद्या के क्षेत्र में उसने विश्व का नेतृत्व भी किया। उच्च तकनीक के क्षेत्र में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने की बजाय हमें एक बार फिर ज्ञान के क्षेत्र में परम शक्ति बनकर उभरने के लिए पुनर्जागरण की जरूरत है।